स्वागत है आपका हमारी इस खास पेशकश में। मैं हूं आपके साथ गीतू चौहान। आज राज्यसभा की 15 सीटों के लिए उत्तर प्रदेश, हिमाचल प्रदेश और कर्नाटक में मतदान हुआ। उत्तर प्रदेश में सबसे ज्यादा 10 सीटों के लिए 11 उम्मीदवार मैदान में उतरे। कर्नाटक की 4 राज्यसभा सीटों के लिए 5 उम्मीदवार मैदान में उतरे हैं, तो वहीं हिमाचल प्रदेश की एक सीट के लिए 2 उम्मीदवार किस्मत आजमा रहे हैं। राज्यसभा के लिए 12 राज्यों से 41 उम्मीदवार पहले ही राज्यसभा के लिए निर्विरोध निर्वाचित हो चुके हैं। इनमें भाजपा अध्यक्ष जेपी नड्डा से लेकर कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष सोनिया गांधी तक शामिल हैं। राज्यसभा में मतदान के दौरान कई विधायकों पर क्रॉस वोटिंग के आरोप लगे। उत्तर प्रदेश से लेकर हिमाचल तक विपक्षी दलों के विधायकों ने जमकर क्रॉस वोटिंग की, तो वहीं कर्नाटक में बीजेपी को भी बड़ा झटका लगा। आइए इस रिपोर्ट के माध्यम से देखते हैं कि आज के दिन का लेखा जोखा क्या रहा। जो दूसरों के लिए कांटा बोते हैं, एक दिन उनके लिए भी कांटे मिलते हैं। राज्यसभा चुनाव ने कई नेताओं के चेहरे की शिकन बढ़ा दी है। मतदान के दौरान जमकर क्रॉस वोटिंग हुई, जिससे कई दलों का समीकरण बिगड़ गया। क्रॉस वोटिंग की खबरों के बीच हिमाचल के सीएम सुखविंदर सिंह सुक्खू आग बबूले नजर आए और उन्होंने विधायकों को गाइडलाइन का पालन करने का निर्देश दिया। हिमाचल प्रदेश में लगभग 8 विधायकों ने क्रॉस वोटिंग की, जिससे बीजेपी ने सरकार के अल्पमत में होने का दावा किया। वैसे उनसे बातचीत करने के बाद आगे मैं बता सकता हूँ, और निश्चित रूप से हमने सभी विधायकों से कहा है, सभी विधायकों ने वोट डाला है, और मैं कह सकता हूं कि सबने वोट पार्टी की विचारधारा के ऊपर डाला है, और अब जब परिणाम आएगा उसके बाद ही कुछ हम कह सकते हैं। भारतीय जनता पार्टी में अंतरात्मा नाम की कोई चीज़ थोड़ी है, वहाँ तो पैसे आत्मा अंतरात्मा चलती है। तो निश्चित तौर पर ये इसमें मैं कह सकता हूँ कि अंतरात्मा की बात पर वोट नहीं होता, विचारधारा पर वोट होता है। तो हो गई, वो तो हो गई। ये तो कोई नई प्रथा नहीं है, इन्होंने पहले भी ऐसे हरकतें की है, और इस बार भी हमको अंदेशा था कि ये पैसे की गेम भी खेलेंगे। इनके पास क्या है? इनके पास यही है, धन की शक्ति, बल की शक्ति, जो इसका प्रयोग करेंगे। और आप जानते हैं कि मोदी जी जिस तरीके से काम करते हैं वो तो सभी को आभास है। कुछ लगता था कि कुछ उनके आशाएं थी सरकार से, जो हम समय पे नहीं कर सके, तो उससे उनकी नाराज़गी जग जाहिर है। और वो क्या करते हैं वो तो अब वोटिंग के माध्यम से ही पता लगेगा। देखिए, बड़ी साफ बात है इस बात को लेकर के। जब कट मोशन पर डिस्कशन हो रहा है, तो जवाब देने के बाद जब वोटिंग के लिए रखा जाता है, अगर वॉइस वोट में क्लैरिटी नहीं है तो उस बात को लेकर के हम उठा सकते हैं कि हमें डिवीजन चाहिए। हमने डिवीजन मांगा, डिवीजन नहीं दिया गया और हाउस एडजर्न कर दिया गया। और उसके बाद जब हाउस लंच के बाद रीअसेंबल हुआ, उस वक्त फिर हमने अपनी बात को रखने की कोशिश की, नहीं सुना गया। और थोड़ा सा शोर वहां पर सत्ता पक्ष के लोगों ने करने की कोशिश, क्योंकि सत्ता पक्ष वालों को मालूम पड़ गया कि बहुत मुश्किल हो गई उनके लिए। और ऐसे में जब उन्होंने इस तरह से किया तो स्पीकर ने एक ही बात कह करके आसन छोड़ दिया कि यहाँ हाउस जो है वो इन ऑर्डर नहीं है। उत्तर प्रदेश में भी राज्यसभा चुनाव के मतदान के दौरान जमकर क्रॉस वोटिंग हुई। खबर सामने आई कि समाजवादी पार्टी के 10 विधायकों ने बीजेपी के लिए वोटिंग की। सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव ने कहा कि बागी विधायकों के खिलाफ पार्टी बड़ा एक्शन लेगी। आइए सुनाते हैं अखिलेश ने क्या कहा। उम्मीद है समाजवादी पार्टी के तीनों जीतेंगे, लेकिन खबरें जो आ रही हैं आप भी जानते हो, जो दूसरों के लिए कांटा बोते हैं, एक दिन उनके लिए भी कांटे मिलते हैं। जो दूसरों के लिए गड्ढे खोदते हैं, एक दिन वो खुद भी उस गड्ढे में गिरते हैं। चंडीगढ़ में भी आपने देखा था कि किस तरीके से अधिकारियों से मिलकर के, और बैलेट अगर न होता, सीसीटीवी कैमरे न होते, तो शायद परिणाम कुछ और दिखाई देता। लेकिन सुप्रीम कोर्ट
को बधाई, जिसने कम से कम चंडीगढ़ और लोकतंत्र को बचा लिया। बीजेपी चुनाव जीतने के लिए कोई भी हथकंडा अपना सकती है। कर्नाटक में बीजेपी के एक विधायक की भी क्रॉस वोटिंग करने की खबर सामने आई। बड़े स्तर पर हुए क्रॉस वोटिंग ने कई दलों के समीकरण को तितर-बितर कर दिया। देखने वाली बात होगी कि क्रॉस वोटिंग करने वाले विधायकों पर क्या एक्शन होगा और विपक्षी दल इन घटनाओं से कितनी सीख लेंगे। न्यूज इंडिया के लिए आदित्य झा की रिपोर्ट। और आज चर्चा के लिए हमारे साथ खास मेहमान भी जुड़ चुके हैं। हमारे साथ डॉक्टर सुनील कौशिक जुड़े हुए हैं, वरिष्ठ पत्रकार हैं। साथ ही के मिश्रा जी जुड़े हुए हैं, पॉलिटिकल एनालिस्ट हैं। प्रोफेसर रंजीत कुमार मिश्रा जी जुड़े हैं, जो कि कांग्रेस के प्रवक्ता हैं। खेमचंद शर्मा बीजेपी से प्रवक्ता। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है न्यूज इंडिया पर। तो आज जिस तरह से हमने देखा कि ये वोटिंग हो रही है और ऐसे में क्रॉस वोटिंग यहाँ पर बड़ी चर्चा बन चुकी है, क्योंकि तीनों ही राज्यों में हमने देखा क्रॉस वोटिंग हुई है। लेकिन इसके पीछे की वजह क्या है, ये समझना बेहद जरूरी है। रुक करेंगे डॉक्टर सुनील कौशिक का। सुनील जी, आप क्या मानते हैं, क्योंकि जिस तरह से हम देख रहे हैं तीनों ही राज्यों में क्रॉस वोटिंग चल रही है और ऐसे में जो बड़ा सवाल उठता है वो ये है कि आखिर इसकी वजह क्या है। अगर हम बात करते हैं उत्तर प्रदेश की, तो समाजवादी पार्टी यहाँ पर बिखरती हुई दिख रही है और यहाँ बीजेपी के कैंडिडेट के लिए अगर वोटिंग की जाती है तो इसके क्या मायने निकाले जाएं, क्या संकेत है? बीजेपी ने राज्यसभा प्रत्याशी जो बनाए वो समाजवादी पार्टी के वरिष्ठ नेता रहे हैं, समाजवादी पार्टी के कोषाध्यक्ष रहे हैं। उनके सैफई परिवार से व्यक्तिगत और राजनीतिक संबंध बहुत अधिक रहे हैं, नज़दीकी रहे हैं। तो भारतीय जनता पार्टी ने एक तुरप का पत्ता तो चलाई है। संजय सेठ की यदि हम बात की जाए तो निश्चित तौर से 3 महीने से जो मंच पर चर्चा चल रही थी भारतीय जनता पार्टी में राज्यसभा सदस्यों को लेकर के, संजय सेठ का नाम कहीं था ही नहीं। लेकिन लगा किसी माध्यम से संजय सेठ ने यह आश्वासन दिया बीजेपी को कि समाजवादी पार्टी के जो कुछ वोट हैं वो मेरे संपर्क में हैं। और ये भी चर्चा है कि 2022 के चुनाव में समाजवादी पार्टी के लगभग 2 दर्जन से ज़्यादा विधायकों को उन्होंने फाइनेंस भी किया था। तो ऐसी स्थिति में लग रहा है भारतीय जनता पार्टी को कि जो क्रॉस वोटिंग हुई है वो निश्चित तौर से पहले की रणनीति है और पहली बार नहीं हो रहा है। यदि अधिकतर हम राज्यसभा के चुनावों के पूरे देश की समीक्षा करें और कई दशकों की भी समीक्षा करें हम अभी के साथ साथ, तो निश्चित तौर से राज्यसभा की कुछ सीटें ऐसी होती हैं जहां धनबल और बाहुबल का प्रभाव होता है, जो दूसरे राजनीतिक दलों में भी उनके संपर्क होते हैं, जहां होता है पैसे का भी दुरुपयोग होता है। तो निश्चित तौर से जो क्रॉस वोटिंग का प्रकरण तीनों राज्यों से आ रहे हैं, निश्चित तौर से वही मानिए कि धनबल और बाहुबल का जो उपयोग भारतीय जनता पार्टी ने किया है वो अन्य पार्टियां भी पहले से करती रही हैं। ठीक है। ए.के. मिश्रा जी, आने वाले समय में लोकसभा चुनाव भी होने हैं, राज्यसभा चुनाव हो रहे हैं, आपको क्या लगता है आने वाले दिनों में हम इस पूरी स्थिति को कैसे समझें? क्योंकि बीजेपी लगातार रणनीति बना रही है, लेकिन जो दूसरे दल हैं क्या वो इस रणनीति को समझ नहीं पा रहे या उसका तोड़ नहीं निकाल पा रहे हैं? नहीं, देखिए बात ऐसी नहीं है। दूसरे दल ये तो समझ रहे हैं कि अपॉर्चुनिटी क्या है। दूसरे दल ये भी जान रहे हैं कि 62% वोट अगर देखा जाए तो बीजेपी के अगेंस्ट है, लेकिन ये रणनीति भी उनके पास है। देखिए, इसके पहले बात चली थी कि 1:1 का चला था कि बीजेपी के एक कैंडिडेट के खिलाफ इंडी अलायंस का एक कैंडिडेट खड़ा होगा, लेकिन बात जब उसको एग्जीक्यूट करने की आती है तो मुंडे मुंडे मितर मिलने वाली चीज होती है। कॉमन एजेंडा बना नहीं पाते हैं, कॉमन स्ट्रेटजी बना नहीं पाते हैं, कोई इधर भागता है कोई उधर भागता है। तो ये जैसे होता है कि तराजू पे मेढक तौलने वाली बात है, एक मेढक तौल रहे हो, वो दूसरा उछल के भागा, तीसरा उधर से भागा, यही चल रहा है। तो एग्जैक्ट चीजें हो नहीं पाती है। ये राज्यसभा का जो इलेक्शन है एक इंडिकेशन है, एक लिटमस टेस्ट है, पता चलेगा। देखिए, क्रॉस वोटिंग की बात हो रही है, अगर क्रॉस वोटिंग हो रही है तो सारी पार्टियां जानती हैं कि इस चीज की संभावना रहेगी। तो क्यों हो रही है भाई? आप अपने कैंडिडेट को अगर होल्ड करके नहीं रख पा रहे हो, वो सीमेंटिंग एजेंट या उतना बल आपके पास नहीं है, तो आज क्रॉस वोटिंग हो रही है, कल यही कैंडिडेट, यही नेता आपके पार्टी से छूट करके हट करके किसी और पार्टी में जाएंगे। तो चुनाव में, राजनीति में ये चलता रहता है और इस रिस्क को मैनेज करना जरूरी है डे टू डे बेसिस पे। जो नहीं कर पा रहे हैं ये उनका फेल्योर माना जाएगा
वो कैसे भी हो, और इसका खामियाजा उनको भुगतना पड़ेगा। नहीं, सवाल यही है कि अगर पार्टी के लोग पार्टी छोड़कर जा रहे हैं, खुलेआम वोटिंग कर रहे हैं, आप ये देखिए, तो ये खतरा है उन पार्टियों के लिए कि आने वाले दिनों में ये बड़े संकेत दे रहा है। रुक करेंगे रंजीत जी का। रंजीत जी, क्योंकि हमने देखा कि हिमाचल प्रदेश में तो कांग्रेस की ही सरकार है और वहां से भी अगर 9 विधायक टूट जाते हैं, बीजेपी के पक्ष में वोट करते हैं, तो क्या माना जाए, क्या पार्टी में सब कुछ ठीक नहीं चल रहा? में बिल्कुल सब कुछ ठीक चल रहा है। जहां तक 9 की बात आप कर रही हैं, अभी ये आशंका है, तो अभी तो परिणाम आने दीजिए, उसमें पता चलेगा एग्जैक्टली कि हुआ क्या है। लेकिन आप एक चीज देखिए कि बीजेपी की मंशा पहले दिन से ही इसमें खराब लग रही है, क्योंकि जहां जहां उनके पास पर्याप्त संख्या में विधायक नहीं थे, वहां वहां उन्होंने अतिरिक्त उम्मीदवार दिए, चाहे उत्तर प्रदेश हो, कर्नाटक हो या हिमाचल प्रदेश हो। तो ये लोगों के सामने बिल्कुल साफ आ रहा है कि भारतीय जनता पार्टी अपने धनबल के आधार पर और ईडी, सीबीआई और आईटी के हिसाब से वो चाहती है कि विधायकों को डरा धमकाकर अपने पक्ष में वोटिंग करवाएं। लेकिन अभी ये कहना जल्दबाजी होगी कि वास्तव में किस राज्य में क्या हुआ है। मुझे लगता है कि लेकिन जो भारतीय जनता पार्टी ने किया है, ठीक है, अभी हो सकता है कि उसकी तपिश दूसरी पार्टियों को झेलना पड़े, लेकिन हाल में आपने देखा होगा कि बिहार में पहली बार उनको तपिश झेलना पड़ा। जब विधानसभा अध्यक्ष का चुनाव हो रहा था, आपको ध्यान होगा, तो 6 विधायक भारतीय जनता पार्टी और जनता दल यूनाइटेड के नहीं पहुंचे थे, तो इनको भी तपिश झेलना पड़ता है। तो जो दूसरे के लिए गड्ढा खोदते हैं, उनको भी उसमें गिरना पड़ता है। तो भारतीय जनता पार्टी अपने धनबल का जिस तरह से दुरुपयोग कर रही है, वो बताता है कि इनके जमीन के पैर तले थे, इनके पैर तले जमीन खिसक गई है। और जिस इंडिया गठबंधन का भी बात हो रही थी, 1-2 अपवाद छोड़ दें, ठीक है, बिहार में नीतीश कुमार और आरएलडी को छोड़ दें, तो इंडिया गठबंधन अभी भी इंटैक्ट है और उत्तर प्रदेश बिहार में बहुत मजबूती से चुनाव लड़ने वाला है। ठीक है, वो देखकर बीजेपी के प्रवक्ता से इन सवालों के जवाब लेंगे हम। यहाँ पर एक छोटे से ब्रेक के लिए हम रुक रहे हैं, जल्द हाजिर होते हैं। आप सभी हमारे साथ बने रहिए। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। आज चर्चा हो रही है क्रॉस वोटिंग को लेकर, किस तरह से राज्यसभा के जो चुनाव हो रहे हैं उसमें 3 प्रदेश जहां पर लगातार क्रॉस वोटिंग हुई है और यहां पर दल बदलते हुए दिखाई दिए हैं। सपा जिस तरह से उत्तर प्रदेश में बीजेपी के लिए वोट कर रही है, अपने आप में बहुत संकेत मिलने लगे हैं। इस वक्त हमारे साथ खास मेहमान भी जुड़ चुके हैं। सपा के प्रवक्ता महेश आर्य हमारे साथ जुड़े हैं। महेश जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है न्यूज़ इंडिया पर। तो जिस तरह से ये सवाल उठने लगे हैं कि आखिर बीजेपी यहाँ पर मैनेज कर रही है सभी विधायकों को जिससे कि वो वोट कर सकें, और ऐसे में बड़ा खेल अपने आप होने लगा है, इसका सवाल का जवाब हम लेंगे खुद खेमचंद शर्मा जी से। खेमचंद जी, आपके ऊपर आरोप लग रहे हैं कि बीजेपी हमेशा मैनेज कर देती है चीज़ों को, और ईडी की बात करो, सीबीआई करो, चाहे पैसे का लेन देन हो, लालच देकर आप अपनी तरफ कैंडिडेट्स को कर लेते हैं। कितना सच है? इतने बड़े आरोप आप पर लग रहे हैं। खेमचंद जी, आपकी आवाज हम तक नहीं पहुंच पा रही है सर। नमस्कार, जय हिंद जी, सुन पा रही है आपको? जी सुन पा रहे हैं, बोलिए। जी, ये वो लोग हैं जो नकारात्मक राजनीति करते हैं, नेगेटिव राजनीति करते हैं, परिवार की राजनीति करते हैं, विशेष जाति की राजनीति करते हैं, अपीजमेंट की राजनीति करते हैं। इनकी अपीजमेंट की राजनीति की वजह से, एंटी हिंदू राजनीति की वजह से जनता में बहुत ज्यादा विद्रोह है और जनता को ही एमएलए रिप्रेजेंट करते हैं। जब एमएलए अपनी जनता के बीच में जाते हैं, क्षेत्र में जाते हैं, लोगों से संवाद करते हैं, बातचीत करते हैं, तो उन पे एक दबाव है, और वो दबाव है कि आप भारतीय जनता पार्टी को मजबूत करें। भारतीय जनता पार्टी अच्छा कार्य कर रही है, आप क्यों विरोध करते हैं, क्यों मोदी जी को आप बदनाम करते हैं, क्यों आप मोदी जी का साथ नहीं देते? तो मेरे को ऐसा लगता है कहीं ना कहीं मोदी जी की जो गारंटियां है, मोदी जी का जो काम है, उसकी वजह से इनडायरेक्टली जो जनता का दबाव एमएलए पे है, उसकी वजह से एमएलए भारतीय जनता पार्टी के साथ आ रहे हैं और भारतीय जनता पार्टी के कैंडिडेट को जिताना चाहते हैं, ताकि आदरणीय प्राइम मिनिस्टर मोदी जी राज्यसभा में और मजबूती से उभर सकें और जो काम आदरणीय प्राइम मिनिस्टर मोदी जी ने 10 साल में किए हैं, वो विकास के कार्य और तेजी से आगे बढ़ सकें। क्योंकि कांग्रेस, समाजवादी पार्टी, ये सब लटकाने भटकाने का काम करती है, ये हिंदुओं को बदनाम करने का काम करते हैं, सनातन को बदनाम करने का काम करते हैं, और जो सनातन को बदनाम करते हैं, सनातन पे कटाक्ष करते हैं, सनातन के विरोध नीतियां बनाते हैं, उनको ये प्रमोशन देते हैं। अभी कर्नाटक में हमने देखा किस तरीके से मंदिर पे टैक्स लगाने की कोशिश कर रहे थे। बाकी धर्मों के जो तीर्थ स्थान है या धर्म स्थान है, वहां ग्रांट दे रहे हैं और मंदिरों पे टैक्स लगा रहे हैं। वैसे ही समाजवादी पार्टी, इसमें कई ऐसे नेता हैं जो अनकल बातें करते हैं। भारत में वो
हिंदुओं के विरोध बोलते हैं, भारत में वो शरिया कानून लगाना चाहते हैं और कोर्ट के डिसीजन के बावजूद उनको यानी राम आप ये मंदिर कहना चाह रहे का- हैं जो दूसरे दलों के कैंडिडेट है वो बीजेपी की नीतियों से प्रभावित हो गए हैं। बिल्कुल बिल्कुल नीतू जी, भारतीय जनता पार्टी की नीति, आदरणीय प्राइम मिनिस्टर मोदी जी का काम और जनता के बीच में जिस तरीके से मोदी जी की लहर है, उसकी वजह से जो एमएलए दूसरे पार्टी के हैं उन पे जनता का दबाव है और जनता का अनुग्रह, जनता का उनसे ये निवेदन भी है कि भाई आप भारतीय जनता पार्टी को मजबूत करें, मोदी जी को मजबूत करें, वो देश को मजबूत कर रहे हैं, आपके और नकारात्मक शक्तियों के साथ में, और कहीं ना कहीं उसी का परिणाम आपको दिखाई दे रहा है। ठीक है महेश जी, क्या वाकई ऐसा है? समाजवादी पार्टी के अगर यहाँ पर 7 विधायक जा रहे हैं क्रॉस वोटिंग करने के लिए, तो क्या ये माना जाए कि बीजेपी की नीतियां सपा से ज्यादा बेहतर हैं? देखिए मैडम, अगर भारतीय जनता पार्टी की अगर नीति अगर सही रही होती तो चूंकि ये पार्टी अपने आप को सबसे सिद्धांतवादी पार्टी बनती थी, जो अपने आप को संस्कृत पार्टी बनती थी और सबसे देश और दुनिया की सबसे बड़ी पार्टी कहलाने वाली पार्टी बनती थी। इस जो सुबह है एपिसोड हो रहा है तो इन्होंने लोकतंत्र करने जैसा काम है और मैं वो भी विधायक जनता के द्वारा 5 साल के लिए चुना जाता है और ऐसे जिस पार्टी विप होता है, इस तरीके से भारतीय जनता पार्टी का दुरुपयोग साम दाम करके से दलों के खरीद फरोख्त कर जी महेश जी, कैसे दुरुपयोग हुआ ये? सर के बिना कोई भी अपना बेचता, मुझे लगता है कि भारत की पूरी तरह से विचारधारा पूरी तरह से ब्लॉक हो गई है, बेनकाब हो गई है। उनको ये कृत्य करते हुए मुझे लगता है कि इसको शर्म आनी चाहिए, क्योंकि जिस दल को तोड़ फोड़ करके अगर कोई अपना पुरमा इकट्ठा करता है तो वो कोई ज्यादा स्टेबल नहीं होता है, इसका कोई सिद्धांत नहीं है। अगर भारतीय जनता पार्टी के साथ ऐसा होता तो शायद वो लोग अभी तक उछल चल कूद रहे होते। तो मुझे लगता है कि भारतीय जनता पार्टी के अंदर कोई सिद्धांत सब बच नहीं रह गया और ये देश को जो बेच सकते हैं तो लोकतंत्र को क्यों नहीं तोड़ सकते। तो पूरी तरह से देश की जो हमारी संपदा है, जो हमारे संवैधानिक संस्थान है, उनको बेचने का काम कर दिया। महेश जी, हाँ, महेश जी, आप ये भी मानते हैं, देखिए कार्यकर्ता तो एक्टिव है समाजवादी पार्टी का, और क्या आप ये मानते हैं जो नेतृत्व है, जो शीर्ष नेतृत्व है समाजवादी पार्टी का, वो कहीं ना कहीं कमजोर पड़ता हुआ दिख रहा है? यानी शीर्ष नेतृत्व तो कहाँ कमजोर पड़ रहा है? हमारा अभी एक जो शफीकुर रहमान बर्क है, उनके मतलब जो उनकी डेथ हो गई है, और देखिए वफादारी एक अपनी चीज होती है, वो उनका विधायक है, वो जाकर के वहाँ डेड बॉडी को छोड़ करके वहाँ जा रहा है। तो किस आदमी की अगर 2 लालच से आदमी अपनी जमीन बेच दे तो उसमें राष्ट्रीय नेतृत्व का कोई सवाल नहीं करा। राष्ट्रीय नेतृत्व से कल तक लोग संपर्क में थे, सारे लोग कह रहे थे एकजुट होकर के हम लोग प्राप्त कर रहे हैं। देखिए ऊपर से प्रेशर इतना है, लोग इतना है, पैसा इतना है कि सब कुछ चलता है, ये देश के लोकतंत्र के लिए अच्छा नहीं है। तो मुझे लगता है कि भारतीय जनता पार्टी के लिए जो अपने बड़ी सिद्धांतवादी संस्कारवादी कहलाती थी पार्टी, अगर वही ऐसा करने लगी कहाँ से, मुझे नहीं लगता कि देश की दुनिया की बड़ी पार्टी है। ये तो पूरी तरह से लोगों को डकैती डाल के अगर कोई मालदार होता है, किसी घर से बाहर चोरी करके अगर पैसा कमाता है, क्या वो धनवान माना जाता है? उसकी जबान में क्या रेपो होती है? तो ये तो डाका डाल रहे हैं दूसरे दलों के विधायकों पर। इस तरीके से उनको प्रेशर में लेकर के ईडी सीबीआई का डर दिखा करके, तो आप कह रहे थनबल ईडी सीबीआई का डर यही वजह है? ठीक है, जिससे कि एसपी के नेता अब बीजेपी की तरफ रुख कर रहे हैं। सुनील कौशिक जी, आप क्या मानते हैं कि वाकई ऐसा हो रहा है? जवाब दे दूं? और जी रुकिएगा, पहले मैं सुनील जी से जवाब ले लेती हूँ। सुनील जी, क्योंकि हम लगातार ये देख रहे हैं कि यहाँ पर शीर्ष नेतृत्व अगर अपने गठबंधन को बनाकर रख सकता है, अगर अपने कार्यकर्ताओं को जोड़कर रख सकता है, तो यही काम होता है किसी भी शीर्ष नेतृत्व का। लेकिन यहाँ पर क्या उसकी कमी खल रही है? जैसा हमने देखा बिहार में तेजस्वी यादव निकले हुए हैं जनसंपर्क यात्रा साधने के लिए, लोगों के बीच पहुंचने के लिए, लेकिन हम नहीं देख पा रहे हैं कि अखिलेश यादव किसी भी तरह से लोगों से संपर्क साध पा रहे हैं। क्या बड़ी कमी आपको लगती है ये? नहीं, देखो अखिलेश जी बार बार पीडीए कह कर आपने देखा होगा, कम से कम दिन में 100 बार पीडीए का नाम लेते रहे। ये 3 प्रत्याशी राज्यसभा के, इसमें पीडीए दिख रहा है क्या आपको? आप पीडीए की बात कर रहे हैं और 2 सवर्णों को आप टिकट देते हैं। जया बच्चन की क्या भूमिका है समाजवादी पार्टी में? क्या योगदान है समाजवादी पार्टी में? क्या समाजवादी पार्टी के किसी दुख दर्द कार्य करके यहाँ गई जया बच्चन जी?
जया बच्चन जी के संबंध क्या है ये पूरे कार्यकर्ता, पूरे नेता, पूरे उत्तर प्रदेश के हर एक वर्ग जानता है। लेकिन फिर बता, राजनीति को आपने दरकिनार करते हुए व्यक्तिगत संबंधों को तरजीह दे दी। आलोक रंजन जी जो ब्यूरोक्रेसी के सबसे बड़े चेहरा रहे, चीफ सेक्रेटरी रहे, क्या समाजवादी पार्टी के लिए उनका योगदान है? क्या समाजवादी पार्टी के वो सदस्यता उन्होंने ली? समाजवादी पार्टी के लिए क्या किया? केवल घोषणा पत्र का ब्लूप्रिंट यदि आलोक रंजन जी ने तय कर दिया या बना दिया और आपके वोट ज्यादा आ गए तो आपने आलोक रंजन जी की झोली में डाल दिया। जितने भी विधायकों ने आज क्रॉस वोटिंग किया है, आप देखिएगा लगभग 90% 80% सवर्ण होंगे उसमें। जहां आप स्वामी प्रसाद मौर्य को रोक नहीं पाए, जो बार बार सनातन को और हिंदू धर्म को गाली देते रहे, और अखिलेश जी ने उनको निकाला नहीं। अखिलेश जी ने कोई बड़ी कार्रवाई उनको नहीं की, व्यक्तिगत बात कहकर के टिप्पणी आप करते रहे। और सबसे महत्वपूर्ण बात है कि अखिलेश जी को नहीं पता था कि क्रॉस वोटिंग होगी। अखिलेश जी को बिल्कुल पता था, समाजवादी पार्टी के हर एक बड़े नेता को पता था कि जिस दिन संजय सेठ को राज्यसभा का प्रत्याशी बनाया, अभी समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता बैठे हैं, संजय सेठ की समाजवादी पार्टी में क्या भूमिका रही है, इसको नकारा जा सकता है क्या? व्यक्तिगत और राजनीतिक संबंध के साथ साथ व्यापारिक संबंध तमाम इनके विधायकों के साथ हैं, तो उसको दरकिनार नहीं किया जा सकता। अखिलेश जी भी समझ रहे थे संजय सेठ की जीत होगी, लेकिन राजनीतिक मजबूरी है। ठीक है, आप सभी हमारे साथ बने रहिएगा, ये चर्चा यूं ही चलती रहेगी। यहाँ पर एक छोटे से ब्रेक के लिए हम रुक रहे हैं, जल्द हाजिर होते हैं। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। और आज जो राज्यसभा की 15 सीटों के लिए वोटिंग हुई है, जिसमें क्रॉस वोटिंग की खबरें जमकर चली हैं, और हम देख रहे हैं कि लगातार जो विधायक है वो पाला बदलते हुए नजर आए। इस वक्त हमारे साथ खास मेहमान जुड़ गए हैं, डॉक्टर अनिल अग्रवाल, बीजेपी से राज्यसभा सांसद हैं। अनिल जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है न्यूज इंडिया पर। नमस्कार जी अनिल जी। जी नमस्कार सर। और जिस तरह से हम देख रहे हैं कि हिमाचल प्रदेश में 9 कांग्रेस विधायक क्रॉस वोटिंग करते हुए नजर आए, क्या ये संकेत माने जाए, क्या हिमाचल प्रदेश में ऑपरेशन लोटस की आहट है? नहीं, देखिए ऐसा है, कांग्रेस की गलतियां आप हम पे नहीं थोप सकते। कांग्रेस ने वहां पे एक बाहरी प्रत्याशी को भेजा, अभिषेक मनु सिंघवी जी को। अगर वहां पे हिमाचल के किसी कैंडिडेट को वो उतारते तो शायद ये स्थितियां नहीं बनती। वहाँ पे तो उनकी सरकार थी, तो वहाँ पे और कोई ऑपरेशन हम पे आप आरोप नहीं लगा सकते। अब ऑपरेशन लोटस शुरू कर दिया कहना, ये कांग्रेस अपना घर संभाले, इसमें भारतीय जनता पार्टी का कोई रोल नहीं है। जी, यानी ऐसा कुछ नहीं होने वाला, क्योंकि लगातार खबरें यही आ रही हैं, खुद कांग्रेस ही आरोप लगा रहे हैं कि बीजेपी सिर्फ सीबीआई का खेल खेलती है, ईडी का खेल खेलती है। हालांकि कांग्रेस के अंदर भी सब कुछ ठीक नहीं चल रहा है। क्या माना जाए, ये जो इंडी गठबंधन है वो अब फ्लॉप होता हुआ दिख रहा है? निश्चित रूप से इंडी गठबंधन पूरी तरह से फ्लॉप है, और मैं तो डे 1 से कह रहा हूँ कि ये ऐसे लोगों का गठबंधन है, कुछ जेल में हैं, कुछ बेल में हैं, और आपस में एक राज्य में गठबंधन करते हैं, दूसरे में एक दूसरे को गाली देते हैं। कोई नीति नहीं, कोई नीयत नहीं, कैसे देश को आगे ले जाना है वो कुछ रोड मैप नहीं। इनका एक ही नीति है कि मोदी को हराओ, जबकि देश की जनता मोदी को इस बार पिछले दोनों बारों से ज़्यादा आशीर्वाद देने जा रही है, और एनडीए 400 के पार, भाजपा 370 के पार जीतने जा रही है। और इसके पीछे ठोस कारण है। माननीय मोदी जी की सरकार ने 10 वर्षों में पिछले जिस प्रकार से देश की विकास गति को आगे बढ़ाया है, देश में मेडिकल कॉलेज की संख्या बढ़ी है, एयरपोर्ट की संख्या बढ़ी है, रेलवे लाइंस बढ़ी हैं, गरीबों को मुफ्त अनाज दिया जा रहा है, प्रधानमंत्री आवास योजना में मकान दिए जा रहे हैं, आयुष्मान कार्ड दिया जा रहा है। ये सब चीज़ें ऐसी हैं जो देश की जनता के सामने हैं। आज देश की अर्थव्यवस्था विश्व की 5वीं बड़ी अर्थव्यवस्था है। ये सब चीज़ें माननीय मोदी जी को देश की जनता के आशीर्वाद के लिए पर्याप्त हैं। जी अनिल जी, आज देखा कि किस तरह से दूसरे दल के जो नेता हैं वो क्रॉस वोटिंग करते हुए नजर आए, तो क्या माना जाए एसपी और कांग्रेस के कई बड़े नाम आने वाले दिनों में बीजेपी में शामिल हो सकते हैं, ये संकेत हैं उस बात के? नहीं, मैं इसके बारे में कोई टिप्पणी नहीं कर सकता हूँ, लेकिन मैं इतना ज़रूर कहूँगा, समाजवादी पार्टी और कांग्रेस अपना घर संभाले। इनके जो शीर्ष नेता हैं उन पे उनके विधायकों का भरोसा नहीं है।
विधायक ये समझ रहे हैं कि इनके साथ रहेंगे तो हम आने वाला चुनाव हार जाएंगे। ये लोग पूरी तरह से जनता के बीच में आउटडेटेड हो चुके हैं और विधायक जनता के बीच में रहते हैं, वो समझते हैं कि उनका भविष्य कहाँ है। सभी का माननीय मोदी जी पर अटूट विश्वास है, जिसलिए मुझे लगता है वो माननीय मोदी जी से प्रेरित होकर क्रॉस वोट कर रहे हैं। जी अनिल जी, एक बात और है कि यहाँ पर जो सपा के अध्यक्ष हैं अखिलेश यादव, वो ये कह रहे हैं कि बीजेपी जो गड्ढे दूसरों के लिए खोद रही है एक दिन उसमें खुद गिरेगी। इसको लेकर क्या टिप्पणी? नहीं, देखिए ऐसा है ना, अखिलेश जी कुछ भी कह सकते हैं, लेकिन जो हमारे उत्तर प्रदेश में 8वें कैंडिडेट हैं वो तो एक समय में समाजवादी पार्टी ने राज्यसभा में भेजे थे। वो तो उनके राष्ट्रीय कोषाध्यक्ष थे और चूंकि उनका समाजवादी पार्टी से मोह भंग हुआ, उनको लगा कि इस पार्टी में उनका कोई भविष्य नहीं है, समाजवादी पार्टी की कोई नीति नहीं है, कोई नीयत नहीं है, बिल्कुल अंधेरे में है, तो इसलिए उन्होंने समाजवादी पार्टी छोड़ी, राज्यसभा से रिज़ाइन किया, फिर राज्यसभा में आए और पुनः हमारे कैंडिडेट हैं और मुझे पूरा यकीन है कि निश्चित रूप से वो जीतने जा रहे हैं। बिल्कुल, और हमारे साथ तो और भी गेस्ट लगातार बने हुए हैं। महेश जी, तो जिस तरह से हम देख रहे हैं सपा की जो नीतियां हैं उससे प्रभावित नहीं हो रहे हैं सपा के नेता, और यही वजह है कि वो बीजेपी का रुख कर रहे हैं। इसको लेकर क्या कहेंगे आप? तो एक बहाना है इनका, बाकी इनको तो पहले जाना है, क्योंकि अभी एक हमारे साथी जो कर रहे थे कि 90% सवर्ण जात के जो विधायक थे वो लोग इधर से गए। तो देखिए एक कहावत है कि माटी कहे कुम्हार से क्यों रोंदे तुम होए, और वो भी एक दिन आएगा जब मैं रो दूंगी तुझे। तो एक समय ये घटना खोद से रोक ले, तो निश्चित रूप से राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने कहा है तो वो बिल्कुल सही है और व्यवहार बात कही है। अब ये जिस तरीके से इन्होंने कहा तो चाहिए समाजवादी पार्टी में अगर पीडीए से इनको इतनी नफरत हो गई है तो बता देना चाहता हूँ, समाजवादी पार्टी सामाजिक न्याय की पक्षधर है सभी समाज को। जिनकी औकातें नहीं थी कि गांव के प्रधान भी बन सकते थे, लेकिन पार्टी ने क्या नहीं दिया इनको, जिनको पार्टी से टिकट दिया, इनको विधायक बनाया, सांसद बनाया, मंत्री बनाया, तो सचेतक बनाया, लेकिन उन्होंने अपनी औकात दिखा दी, जाहिर कर दिया कि इनके पेट पे पूरी तरह से दम है। ये कभी पिछड़ों दलितों को न्याय नहीं दे सकते, उनका सम्मान नहीं कर सकते, उनके साथ मेल मिलाप नहीं कर सकते, इनके अंदर नफरत भरी पड़ी हुई है। और मैं समझता हूँ जो राम राज को लाने की बात कर रहे हैं तो राम राज में नफरत के लिए कोई जगह नहीं है। भाईचारा, सामाजिक समरसता ये रामराज का दूसरा नाम है। लेकिन जिस तरीके से रामराज लाना चाहते हैं तो वो पूरी तरह से भगवान राम की मर्यादा के खिलाफ है। नहीं महेश जी आप ये कह रहे हैं कि आपके विधायकों को लोभ दिया जा रहा है, लेकिन अगर ऐसे ही जो विधायक लोभ में आते रहेंगे तो आने वाले दिनों में होगा क्या? खेमचंद जी, देखो महेश जी को ये नहीं पता, महेश जी वो दिन भी याद करिए जब बसपा ने समर्थन वापस लिया था तो बहुजन समाज पार्टी के विधायकों के साथ, महेश जी बहुजन समाज पार्टी ने जब समर्थन वापस लिया था तो बसपा के विधायकों के साथ सपा के विधायकों ने क्या किया था? ठीक है, ये याद है वो दिन आपको? जी खेमचंद जी, ये मत कहिए कि लोकतंत्र कहाँ है, जो सत्ता में होता है ना महेश जी। सबसे पहले ठीक है सर, पहले तो समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता ने जिस तरीके से औकात की बात की है, अभद्र टिप्पणियां की है, मैं उसकी निंदा करता हूँ। इनके माननीय नेता हैं और इन्होंने अपर कास्ट के लिए इस तरीके से इन्होंने यूज किया है कि भाई उनको नफरत है, ये है, वो है। तो आप ये सोचिए, ये आपके कार्यकर्ता हैं, आपके लिए अथक मेहनत की है, परिश्रम किया है, काम किया है और आपकी पार्टी को खड़ा किया है, और अब आप उनकी औकात तक पहुंच रहे हैं। ये अपने आप में दिखाता है कि आप लोगों ने किस तरीके से उनको प्रताड़ित किया, किस तरीके से उनको परेशान किया, इसीलिए उनको इस तरीके का निर्णय लेना पड़ा। मैं अनिल जी को भी नमस्कार करता हूँ, उन्होंने बहुत अच्छे तरीके से भारतीय जनता पार्टी का जो पॉइंट ऑफ व्यू है वो एक्सप्लेन किया और ये बताया कि ये जो लोग आ रहे हैं वो भारतीय जनता पार्टी के अच्छे काम को देख के आ रहे हैं, मोदी जी के काम को देख के आ रहे हैं, मोदी जी को मजबूत करना चाहते हैं। साथ ही साथ समाजवादी पार्टी में जिस तरीके से उनको प्रताड़ित किया जा रहा है, काम नहीं करने दिया जा रहा है, जिस तरीके से राम का विरोध किया गया है, सनातन का विरोध किया गया है, लगातार अपीजमेंट की पॉलिटिक्स की जा रही है और उनको प्रताड़ित किया जाता है, क्योंकि वहाँ पे परिवार की पार्टी है, एक व्यक्ति की पार्टी है, एक प्राइवेट लिमिटेड कंपनी के हिसाब से वहाँ पे चलती है। तो उन सभी चीजों से तो दो मुख्य कारण है, एक
जो परेशान करना, उनको प्रताड़ित करना और सनातन का विरोध करना। दूसरा, आदरणीय प्राइम मिनिस्टर मोदी जी का अच्छा कार्य, ठीक है, इनकी ठीक। वजह से वो लोग खेमचंद जी, हमारे ये तो साथ आ नीतियां रहे हो गई हैं और बीजेपी हमारा की कैंडिडेट जीत कि जो गया। दूसरे दल हैं वो प्रभावित हो रहे हैं। रंजीत जी, तो ऐसे में अब क्या कुछ रणनीति होनी चाहिए? अगर धन बल से आपके विधायक, आपके नेता कहीं और जाएंगे तो उन्हें रोकने का क्या कुछ तरीका है? कुछ तो स्ट्रैटेजी, रणनीति बनाएंगे आप लोग? गीतू जी, इससे पहले हमारे भाजपा के जो मित्र हैं वो कह रहे थे कि ये बहुत सकारात्मक राजनीति करते हैं। चंडीगढ़ में पूरे देश ने देखा है कि ये किस तरह की सकारात्मक राजनीति करते हैं कि माननीय सर्वोच्च न्यायालय तक को कहना पड़ा कि हम वहां लोकतंत्र की हत्या नहीं होने देंगे। आपको याद और दिला दूं, इन्होंने उस चंडीगढ़ में ही हत्या को आपके रोका भी। 3 पार्षद और हमारे साथ वहां आ पे चुके मेयर हैं। का चुनाव हम रद्द करके सकारात्मक और राजनीति जो कर रहे सही मेयर हैं। चुने जाने चलिए, ठीक है। उनको उन्होंने चुना हाँ। भी। दूसरी बात कि आप देखेंगे कि अरुणाचल प्रदेश, मणिपुर, गोवा, उत्तराखंड, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, कर्नाटका, ये सब एक लंबी फहरिस्त है जहां इन्होंने चुनी हुई सरकार को सत्ता से बाहर किया, ठीक अपने है। धनबल के आधार पर, अपने जो सत्ता का जो यानी जो बीजेपी की कीमत है, रणनीति उसके को आधार दूसरे पर। दल तोड़ नहीं पा ये- रहे हैं। अनिल जी, नहीं, अनिल गीतू जी, जी, ठीक है। गीतू जी, एक हाँ। दो बात कह के मैं अपनी बात पूरी ठीक कर है, लूंगा। ठीक है सर, थोड़ा जल्दी। एक बात देखिए कि जी। इनके शीर्ष नेतृत्व की विश्वसनीयता पूरे देश में कम हो। ठीक है, ठीक है। आप सभी को बीच में रोक रही हूँ। एक बड़ी खबर इस वक्त आ रही है, अपने दर्शकों को जरा बता दें। कर्नाटक में राज्यसभा चुनाव के नतीजे आ गए हैं। ये बड़ी खबर कर्नाटक से, जहां पर कांग्रेस के 3 उम्मीदवारों की जीत हो गई है। ये बड़ी खबर कर्नाटक से हम आपको बता रहे हैं। नतीजे आ चुके हैं और 3 उम्मीदवारों की जीत, बीजेपी के 1 उम्मीदवार की जीत हुई है। कर्नाटक में राज्यसभा चुनाव के नतीजे आ गए हैं। तो बड़ी खबर, कांग्रेस के 3 उम्मीदवारों की जीत हुई है। और रिएक्शन लेंगे अनिल जी से। अनिल जी, तो कर्नाटक के नतीजे आ चुके हैं, 3 उम्मीदवार यहाँ कांग्रेस के जीते और 1 बीजेपी से। सर, आपका रिएक्शन? नहीं, देखिए, कर्नाटक का मुझे लगता है रिजल्ट यही अपेक्षित था। कोई अप्रत्याशित रिजल्ट नहीं है। वहाँ पे जिस प्रकार के नंबर्स थे वो निश्चित रूप से 3 कांग्रेस के क्लियर थे, 1 भाजपा का था। तो वहाँ जो जेडीएस ने अपना कैंडिडेट उतारा था वो अपना मैनेजमेंट नहीं कर पाए और उसी के परिणाम, जो नंबर्स के हिसाब से परिणाम आए हैं। मैं सभी जीते हुए कैंडिडेट्स को शुभकामनाएं देता हूं, बधाई देता हूं। जी, धन्यवाद अनिल जी, हमारे साथ इस चर्चा में जुड़ने के लिए। रुक करेंगे हम ए.के. मिश्रा जी का। तो ए.के. मिश्रा जी से हम अपनी बातचीत रखेंगे, अपना सवाल पूछेंगे, लेकिन उससे पहले यहाँ पर वक्त हो चला है एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक की तरफ रुक कर रहे हैं, जल्द हाजिर होते हैं। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है और आज हम चर्चा कर रहे हैं जिस तरह से आज क्रॉस वोटिंग हुई है राज्यसभा के चुनाव में, ये अपने आप में बहुत बड़े संकेत हमें मिल रहे हैं। तमाम पैनल हमारे साथ मौजूद है। रुक करेंगे हम ए.के. मिश्रा जी का। ए.के. मिश्रा जी, फिलहाल जो तस्वीर अब आप देख पा रहे हैं, क्या माना जाए, क्या कुछ आकलन आप करेंगे कि अगर इसी तरह से क्रॉस वोटिंग हो रही है तो क्या कुछ संकेत मिल रहे हैं लोकसभा चुनाव के लिए? देखिए मैम, डायरेक्ट इसमें जो वोटर्स होते हैं, जनता, उनका इन्वॉल्वमेंट तो होता नहीं है। बड़े साइलेंट वे में ये होता है और इसके संदेश भी बड़े साइलेंट होते हैं। सवाल ये है कि लोग उसी नाव पे सवार होते हैं जिस पे उनको विश्वास होता है कि ये तैर करके हमें पार लगा देगी। क्रॉस वोटिंग हो या कोई और बहाना हो, कोई और रीजन हो, यानी बाकी दलों ने अपनी पार्टी से भरोसा खो दिया है? नहीं, देखिए, ये पार्टी का जो लीडर है ना, उसकी प्राथमिक जिम्मेदारी यही होती है कि अपने नेताओं और वोटरों को वो बांध के रखे, स्पेशली विषम परिस्थितियों में। जब आप कमजोर हो तो सच्चरित्र, नैतिकता, और अगर आप उनको एक उज्जवल भविष्य दिखा सकते हैं, उनके अंदर विश्वास पैदा कर सकते हैं, तो कोई छोड़ के नहीं जाएगा। और यही परीक्षा होती है, ऐसे ही समय अग्नि परीक्षा होती है। तो या तो आपके मूल्य कमजोर हो गए हैं या आपके मूल्यों का मूल्यांकन आपकी पार्टी के जो विधायक करते हैं वो मूल्यांकन गलत हो रहा है या कमजोर तरीके से हो रहा है। तो ऐसे में टूट बनना निश्चित है। जिनको जिधर बेहतर भविष्य दिखेगा वो जाएगा। बड़ी बड़ी पार्टियां छोड़ के, बल्क में अगर देखा जाए तो लोग छोड़ करके दूसरी तरफ एक उदासीनता जब हद से ज्यादा बढ़ जाती है, लोगों की नहीं सुनी जाती है पार्टी में, तो लोग छोड़ करके अपना रास्ता अलग करना शुरू कर देते हैं। रंजीत जी, हिमाचल प्रदेश में आपको ऐसा ही कुछ लग रहा होगा। यहाँ पर 9 विधायक क्रॉस वोटिंग करते हुए दिख रहे हैं। शायद अभी कह रहे हैं कि अभी पक्का नहीं है, पुष्टि नहीं हो पा रही है, वो तो धीरे धीरे साफ हो जाएगा। लेकिन अगर ऐसा होता है तो क्या कांग्रेस को ये संदेश जा रहा है कि एक बार अपनी रणनीति में बदलाव किया जाए? देखिए, कर्नाटका में अभी
सीट हमारी जीत हुई है और चारों जो अभी नव निर्वाचित सदस्य हैं उनको मैं बधाई देता हूं आपके मंच से। हिमाचल भी हम जीतेंगे, थोड़ी देर में आपको नतीजे मिलेंगे। हिमाचल में भी कांग्रेस की जीत होगी और ये जो ऑपरेशन लोटस लोटस करते रहते हैं इनकी वहां भी बुरी तरह से हार होगी। गीतू जी, एक बात जो मैं आपको कहना चाह रहा था कि ये लोग इस तरह के अनर्गल प्रलापों में देश के सामने जो वास्तव में मुद्दे हैं उनको वहां से दूर रखना चाहते हैं। अभी एमएसपी पे ये गारंटी नहीं दे पा रहे। किसान अगर दिल्ली आना चाहते हैं तो उनके रास्ते में कील ठोक रहे हैं, उनके ऊपर आंसू गैस के गोले छोड़ते हैं और उनके ऊपर बुलेट चलाते हैं। सर, विपक्ष का काम होना चाहिए, लेकिन अगर सत्ता में इस तरह की जोर आजमाइश हो रही है, गुंडागर्दी हो रही है, तो विपक्ष का काम होता है कि इन मुद्दों को उठाया जाए और जनता तक पहुंचाए। देखिए, विपक्ष बिल्कुल उठा रहा है और हमारे आदरणीय नेता श्री राहुल गांधी जी ने और मल्लिकार्जुन खड़गे जी ने दोनों ने ये बात कही कि हम चुनाव जीतते ही एमएसपी की गारंटी भी देंगे और अग्निवीर योजना जो इन्होंने अभी चालू किया हुआ है उसको रद्द करके नियमित भर्तियां भी निकालेंगे। आप देखिए उत्तर प्रदेश में जहां ये डबल इंजन और ट्रिपल इंजन की बात करते हैं, वहां सिपाही की भर्ती का अगर निकलता है तो 50 लाख से ज्यादा उम्मीदवार होते हैं और ये पेपर लीक करके उस परीक्षा को भी स्थगित कर देते हैं। तो ऐसा डबल इंजन लेकिन सवाल तो ये भी उठ रहे हैं ना रंजीत जी, सवाल तो ये भी उठ रहे हैं, लोग ये भी कह रहे हैं जब कांग्रेस सत्ता में थी तभी उन्होंने किसानों के लिए कुछ नहीं किया, अब क्या करेंगे? कांग्रेस हमेशा से लिए किसानों के लिए करती है काम। इनके तरह धन्ना सेठों की पार्टी नहीं है हमारी कि धन्ना सेठों के लिए और 2-3 बड़े बड़े उद्योगपतियों के लिए काम करे। कांग्रेस हमेशा से किसानों और मजदूरों की आवाज उठाती है। ठीक है, एक बात मैं आपको यहीं पे ये बताता हूँ जो मैंने शुरुआत की थी कि इनकी जमीन क्यों खिसक रही है। आप देखेंगे कि आदरणीय प्रधानमंत्री जी भी जब संसद में कह रहे थे तो कह रहे थे 370 से अधिक सीट वो जीतेंगे और इनके जो 40 घटक दल हैं वो मिला के 30 सीट जीतेंगे। तो इनके शीर्ष नेतृत्व कह रहे हैं बीजेपी की जमीन खिसकती तो नजर ही नहीं आ रही है। नहीं जीत रहे तो आप सर, बिहार में देखिए ना, कहां पर है बिहार में देखिए सत्ता में वापसी, इनकी जमीन ही तो नहीं खिसका पा रहा है कोई भी, यही तो बड़ा मुद्दा है। खेमचंद जी, प्रतिक्रिया बिहार में इनके उम्मीदवारों का इस बार जमानत जब्त होगा। नीतीश जी पूरी तरह से वहाँ एक्सपोज हो गए हैं और भारतीय जनता पार्टी जिस नौक पे सवार हुई है दोनों नतीजे बताएंगे। खेमचंद जी, आपका रिएक्शन? ये बड़ी बड़ी बातें करते हैं, आज एमएसपी की बातें करते हैं, आज ये डेवलपमेंट की बातें करते हैं और हम सब जानते हैं कि 10 साल में वो हुआ है जो ये 60 साल में नहीं कर पाए। आज लगभग सभी फसलों का, जब हम 2014 में आए थे, आज आप कंपेयर करोगे रेट डबल हो चुका है। आज हम लोग इनपुट कॉस्ट कम कर रहे हैं, पीएम किसान के माध्यम से लगातार मदद दे रहे हैं, हर खेत में पानी पहुंचा रहे हैं, हम फसल बीमा दे रहे हैं, हम लोग हर गांव में सड़क पहुंचा रहे हैं, वहाँ भंडारण की सुविधा दे रहे हैं। तो ये इस तरीके की बातें ना करें, लोगों को फायदा मिल रहा है। किसान खुश क्यों नहीं है? खेमचंद जी, किसान क्यों बैठा है बॉर्डर पे? नहीं, जो बैठा है कुछ इशू है, उसको डिस्कशन चल रहा है, लेकिन किसान कितना है? किसान कम से कम 12 से 13 करोड़ परिवार है। किसान परिवार बैठे कितने लोग हैं? तुम ये कह दें कि जो लोग बैठे हैं वही किसान को रिप्रेजेंट करते हैं, बिल्कुल गलत है। मैं भी किसान का बेटा हूँ, मैं भी किसान परिवार से आता हूँ और मैं खुश हूँ। मेरे जैसे करोड़ों किसान हैं जो आदरणीय प्राइम मिनिस्टर मोदी जी के काम से खुश हैं। कुछ इशू है तो हम उनको रिजॉल्व कर लेंगे। रही कांग्रेस की बात, तो कांग्रेस की डूबती हुई नाव है, कोई भी उसमें सवार नहीं होना चाहता। एक तो स्टेट में मैनेज कर पा रहे हैं, जैसे कर्नाटक है, वहाँ के अलावा कुछ नहीं कर सकते। जो ये खुद नहीं कर पाए। महेश जी, मैं आपके पास ही आ रही हूँ। महेश जी, ठीक है सर, खेमचंद सर, ठीक है। अब मैं महेश जी का रुख कर लेती हूँ। महेश जी, तो क्या ये माना जाए बीजेपी ने समाजवादी पार्टी में सेंध लगा दिया, आज जो भी कुछ हुआ है उससे ही माना जाए? देखिए, इस तरीके से चोरी के ऊपर के चोरी करके डाका डाल के अगर अपने आप को कहते हैं वो ठीक नहीं है। इनका चाल अच्छा, इस डाके से बचेंगे कैसे? समाजवादी पार्टी वालों महेश जी, समाजवादी पार्टी डेवलपमेंट करते हैं तो सेवा काम डेवलपमेंट के आधार पे जो हमारे साथ आना चाहते हैं। महेश जी, लेकिन आपकी नजरों में जैसे आप कह रहे डाका डाल दिया, चोरी कर दी, इस डाके और चोरी से बचेंगे कैसे? क्या उपाय है इसके लिए? मैं देखो, जनता जवाब देगी, जनता के बीच में जाएंगे। जनता जनार्दन है, जनता का दिया हुआ मैंडेट को किस तरीके से तहस नहस लिए लोग करते हैं, चुनी हुई सरकारों को बिगाड़ते हैं, विधायकों की खरीद फरोख्त करते हैं, किस तरीके से राज्यसभा के चुनाव में। जी, खेमचंद जी, बड़ा आरोप लग रहा है बीजेपी पर, खरीद फरोख्त के आरोप। लोकतंत्र की रक्षा इनके बस की
नहीं है। भारतीय जनता और पार्टी किसानों खरीद के फरोख्त में साथ विश्वास नहीं न्याय रखती। कर भारतीय जनता पाए, पार्टी अच्छा नौजवानों काम के कर रही है। साथ भारतीय और जनता देश के पार्टी जवानों के साथ डेवलपमेंट रहने कर रही है। के भारतीय बाद जनता तो पार्टी के ऐसे अच्छे हालातों कामों की में वजह से जनता जनता का इनको प्रेशर खारिज विधायकों पे कर देगी। विधायकों इनका जिस चेहरा तरीके से ये लताड़ते हैं, जिस बेनकाब हो तरीके गया से है ये लोग भारतीय जनता दबाते हैं, पार्टी जिस तरीके की से चेहरा। परेशान करते और हैं। जो अभी आप सच्चे देखिए ईमानदारी की टीवी बात पे ही करते भाई थे, जी ने जो उनको उनकी करप्शन की औकात बात याद दिला करते दी, थे, उनको आज गुंडा सबसे बड़ा कहा, उनको करप्शन बिकाऊ इन लोगों ने कहा, कर दिया उनको है। और इस मैं तरीके समझता से हूँ कि इन्होंने ये लोकसभा जाति का सूचक शब्द भी सबसे बोले बड़ा कि करप्शन भाई कहलाएगा। उनको जो इन्होंने हाउस एहसान में चल किया, रहा है, उनको जिस टिकट दे दी, तरीके से उनकी खरीद औकात फरोख्त नहीं के थी कि वो द्वारा प्रधान बन दबाव सके। बना तो करके औकात नहीं थी तो उनको किया जा आपकी रहा है। ऐसी क्या औकात आ गई, आपकी ऐसी क्या गर्ज आ गई कि उनको आपने एमपी बनाया, आपने उनको एमएलए बनाया। ये अपने आप में दिखाता है कि आपकी सोच घटिया है और घटिया सोच की वजह से आपके एमएलए आपको छोड़ के जा रहे हैं। आप प्रताड़ित करते हैं, उनको दबाते हैं, आप उनको इज्जत नहीं देते, क्योंकि आपके यहाँ पे प्राइवेट लिमिटेड कंपनी है। एक परिवार, एक व्यक्ति का सत्ता चलती है। और आप जहाँ तक आप बात करते हैं तो आप ये भूल जाते हैं कि खुद आपके अध्यक्ष ने आपके नेताजी से पार्टी छीन ली। तो किस तरीके से आप सिद्धांतों की बातें करते हैं, जो अपने फादर से उनका पद छीन ले, फादर को इज्जत कर दे, वो व्यक्ति दूसरों का क्या सगा हो सकता है। कहाँ से लोगों को टिकट दे देंगे जो दूसरे लोगों से तोड़ करके आप भर्ती कर रहे हो। अरे मईल जी, ठीक हम है, टिकट ठीक पढ़ेंगे, है। हम काम भी करेंगे। ठीक है आप, हमारा जो ठीक आता है सर, उसी- ठीक है जी, समय इतना ही है। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का हमारे साथ इस चर्चा में जुड़ने के लिए। तो आज जिस तरह से राज्यसभा में क्रॉस वोटिंग हुई, अपने आप में कई संकेत यहाँ पर मिल रहे हैं आगामी लोकसभा चुनाव को देखते हुए भी। अब आगे जो दूसरे दल है वो किस तरह की रणनीति बनाएंगे ये भी देखना होगा। फिलहाल इस खास पेशकश में इतना ही। रुकेंगे एक ब्रेक के लिए, ब्रेक के बाद खबरें लगातार जारी हैं।